तो अगर तो आप पहली बार ऐसी बात सुन रहे हो, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं को क्रिएटर हूँ, मैं भगवान हूँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं। ओके, हाँ ठीक है, आपने बताया था वो। अगर आपको ये सुन के आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये ठीक है, मैंने सुना, और आप ये मान लेते हैं कि मैं भगवान हूं, आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरे अंदर ऊर्जा है, लेकिन आपको दूसरे को भगवान मानने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सामने से कुछ बोलता है, कुछ कहता है, आपके हिसाब से नहीं चलता। तो आदि मतलब इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है उसको आपने रखा है अपने अंदर, लेकिन आधा आधा कर रहे हो आप, मान भी रहे हो, नहीं भी मान रहे हो, एक तरह से मान रहे हो, एक तरह से मान रहे हो। अगर मोटा मोटी किसी भी लेसन में हम जाएं, पहला तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है, तो फर्स्ट स्टेज है। दूसरा, इंफॉर्मेशन हमने सुनी बार बार, लेकिन हम मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं। हर एक लेसन में जहां हमें ठीक लगता है मान लेते हैं, जहां हमें मुश्किल लगता है हम नहीं मानते हैं, तो मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं। तो जो यात्री है वो नौसिखिया है, जो मान भी रहा है, नहीं भी मान रहा है। जो यात्री है वो हर कोशिश करता है कि वो इसको जीवन में अप्लाई करे और वो दूसरों को भी वैसा ही समझे, वो कोशिश करता रहता है, और वो कई बार सफल हो जाता है, कई बार असफल हो जाता है, तो वो यात्री है। जैसे कभी ट्रेन छूट गई, कभी मिल गई, तो वो यात्री है, लेकिन वो लगा रहता है, प्रयास करता रहता है। पहले दो जो हैं वो प्रयास उतना नहीं करते हैं, पहले ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, दूसरे ने भी प्रयास नहीं किया, हाँ सुन लिया, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तीसरा बार बार प्रयास करता रहता है, फेल होने के बाद, असफल होने के बाद फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है, और फिर चौथी स्टेज में वो जब जो प्रयास करता है वो फिर मास्टर बन ही जाता है। हर लेसन में ये चारों चीजें अप्लाई होती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, मैंने सिंपल करने का बहुत प्रयास किया है। नहीं, मैं समझ गया, मेरे दिमाग में चला गया वो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? देखो, मैंने तो कई जन्म लेकर, जो पत्री सर ने मुझे बताया, कई जन्म लिए हैं शेयरिंग का लेसन सीखने के लिए, और इस लाइफ में एक ही एक काम करने के लिए पूरा फोकस एडजस्ट किया है कि मुझे सिर्फ शेयरिंग ही करना है, ताकि मैं अपना पीछे का जो शेयरिंग नहीं किया है वो बैलेंस कर सकूं। तो इसीलिए मैं बार बार सबको ये कहती हूँ कि शेयरिंग जरूर करो, जो भी आपको आता है आप शेयर जरूर करो। शेयर करने से ही हमारी ग्रोथ होती है। अगर किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अब 10th लेसन की ओर चलते हैं। मैं धीरेन्द्र सर से बोलूंगी कि वो 10th नंबर का जो लेसन है वहां चलें। ये 6th नंबर का लेसन है, हमें 10th नंबर के लेसन पर जाना है। 10, यस। ये आपने आज वाली प्रेजेंटेशन खोली है क्या धीरेन्द्र सर? ये मैडम 3 नवंबर का है। नहीं, आज वाला खोलो, ये तो फिर मैंने ठीक किया है ना बाद में। आप आज मैंने जो भेजी है आप उसको खोलो और 10 नंबर के लेसन पे आओ, तब तक मैं शुरू करती हूँ। 10th नंबर जो लेसन है वो है हमारा ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलो। ज्यादा समय क्या होता है, हम अपने हार्ट को बंद ही रखते हैं। हृदय का काम है प्रेम लेना और प्रेम देना, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर बच्चा मेरा कहना मानेगा तो मैं उसको ये चीज लेकर दूंगा, अगर पति ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगी, अगर पत्नी ऐसा करेगी तो मैं उसको ऐसा करूंगा। तो हमारा जो प्रेम है वो कंडीशंस के हिसाब से है। और बहुत हैरानी की बात ये है कि गुरु से जो और भगवान से हमारा जो प्रेम है वो भी कंडीशंस के हिसाब से है, कि अगर मेरा बच्चा पास हो गया
तो मैं ये प्रसाद करा दूंगा या मैं भंडारा लगाऊंगा। अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं ये करूंगा। तो अगर मेरा व्यापार अच्छा चल जाता है तो मैं ये करूंगा। और अगर वो नहीं होता हमारा काम तो हम गुरु भी छोड़ देते हैं, हम उस भगवान को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कंडीशंस अपनी लगाने की, अपेक्षा करने की। तो यहाँ पर सोनिया जी ये बताती हैं कि हमें अपने हार्ट को ओपन करना है, खोलना है कि हम चीजों को जैसी हैं वैसा स्वीकार करना शुरू करें। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है, जो केस स्टडीज हैं, स्टोरी नहीं है, जो रियल लाइफ केस स्टडीज हैं, क्योंकि वो एक हीलर थी और लोगों को एनर्जी रीड करके बताती थी, लोग पूछने आते थे। और ऐसे काफी सारे उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस हैं, जब क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था एनर्जी रीड करना, तो उनके जो इतने 30 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनके बहुत सारे केस स्टडीज हैं जो उन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं। तो एक जो व्यक्ति था, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी ने कहा कि अब किसी ने मार दिया, मर्डर कर दिया बेटी का। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमारी बच्ची तो चली ही गई है और हम ये कोर्ट कचहरी अपना सुख चैन और खराब करके क्या मिलेगा हमें? बच्ची तो वापस आएगी नहीं, चाहे हम कितना ही समय लगाएं। और कोर्ट कचहरी में पैसा भी जाएगा, पता नहीं वो पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, और हमारे मन की शांति भी चली जाएगी और हम दुखी होते रहेंगे। तो नहीं करते, जो हो गया उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो तो दोषी को सजा दिलाकर ही रहेगा। तो ऐसे करते-करते उन्होंने केस किया तो जैसा कि पता ही है कि सालों-साल केस चलता है, उसमें 8-10 साल लग गए। और जब वो केस का फैसला हुआ, तो वो जो बंदा जिसके ऊपर केस डाला गया था, जिसको विक्टिम समझा गया था कि उसने मर्डर किया है, फाइनल जब जजमेंट फाइनल स्टेज पे केस आया और फाइनल जब जज ने अपना फैसला दिया, तो ये पता चला उस समय तक आते-आते कि वो व्यक्ति निर्दोष था और दोषी कोई और व्यक्ति था। अब 10 साल खराब हो गए और पता चला जिसके ऊपर हम केस करके इतना पैसा लगाया, वो व्यक्ति निर्दोष था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ हमें? तब उसको लगा कि हाँ, सही बोल रही थी पत्नी कि अभी तो बेटी तो वापस वैसे भी नहीं आएगी, अब दोबारा से केस करने से भी वो वापस नहीं आएगी, अब और 10 साल लगाने पड़ेंगे। अगर उस व्यक्ति को सज़ा मिल भी गई, तो भी हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। तो बेहतर यही है कि हम इसे प्रारब्ध समझ के अपना, ऐसा ही होना था, हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। तो उन्होंने उस व्यक्ति को फिर क्षमा कर दिया और केस जो था वो खत्म कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि वो अपने डॉग जो था, कोई उनको चॉकलेट्स देके गया और जो उनका डॉगी था, उसने वो पूरा चॉकलेट का डिब्बा खा लिया और उसको तकलीफ होने लग गई। अब ये उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग बैठे थे जिनके डॉग जो थे वो किसी न किसी काम से वो डॉक्टर को दिखाने आए थे, कैट को लेके, डॉग को लेके। तो इनको बहुत बेचैनी सी हुई वहाँ बैठने से। तो थोड़ी देर बाद इनको लगा कि मैं साथ वाले से पूछती हूँ कि उनके डॉगी को क्या हुआ है। तो इन्होंने बात करनी शुरू की और जब दोनों की बात चल रही थी तो आस-पास जो और लोग थे उस उन्होंने भी उसमें भाग लेना शुरू कर दिया और सबने अपनी बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी शेयर की कि उनकी बिल्ली कैसे करती है, उनका कुत्ता कैसे करता है, कैसे ये लोग शैतानियाँ करते हैं, कैसे ये लोग हमारे साथ खेलते हैं। तो वो जो जितने भी लोग बैठे थे, वो सब हँस-हँस के खुशी से एक-दूसरे से बात कर रहे थे और टाइम भी पास हो गया, पता भी नहीं चला और आपस में सबकी एक बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप सी हो गई। तब इनको पता चला कि अगर ये बात शुरू नहीं करती, अपना मुँह बंद करके बैठी रहती, तो ये सब सुनने के लिए नहीं मिलता, ये सब शेयरिंग नहीं होती और समय पास करना मुश्किल हो जाता। लेकिन थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेने से, बात करने से सब लोग कितने अच्छे से सबने बात किया और सबका जो इनको ये पता चला क्योंकि ये एनर्जी हीलर थी, तो इनको ये पता चला कि सबका हार्ट सेंटर ओपन हो गया, सब एक-दूसरे से बहुत खुशी से शेयर कर रहे थे। तो इनको ये लगा कि कहीं भी जब हम होते हैं,
तो हम अपने हृदय को बंद करके बैठे रहते हैं। हमारे आस पड़ोस में कोई होता है, हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, तो हम बहुत सिकुड़ के सिमट के बैठे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करने का प्रयास करें, अपने हृदय को खोलें, तो चीजें बहुत सुंदर हो जाती हैं, बहुत बदल जाती हैं। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज को लेकर एक स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आप बात नहीं करते हो किसी से, तो आप अपने आप को बहुत घायल महसूस करते हो, जैसे मेरे साथ ही गलत होता है। अब शक की दृष्टि से सबको देखते हो, ईर्ष्या होती है आपको, प्रतिस्पर्धा होती है और नेगेटिव बातों में आप उलझे रहते हो और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो। वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया है, उसने कपड़े सही नहीं पहने हैं। तो ये सब चीजें आप दूसरों को देखकर क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो आप एक स्टूडेंट हो। और अगर आप यहाँ पर नौसिखिए हो, तो आप भूतकाल को भूलकर क्षमा करना चाहते हो, पर आप ये नहीं जानते हो कि शुरुआत कैसे करनी है। आप लोगों से सही व्यवहार करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि मैं अच्छा करूं, लेकिन जब भी समय आता है, तो आप उस समय फिर नकारात्मक हो जाते हो और आप अपना दृष्टिकोण जो सकारात्मक होता है, सोचते सकारात्मक हो, लेकिन जब करने का समय आता है, फिर नकारात्मक हो जाते हो। और यदि आप यात्री हो, तो आप हर समय प्रयास करते रहते हो। बीती बातों को क्यों, हार्ट का क्या काम है कि हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, हमें किसी ने परेशानी दी, दुःख दिया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जैसा कि हर घर में ऐसी चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ आती ही रहती हैं, होती ही रहती हैं। कुछ लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, कुछ लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं होते और उनके साथ ही हमें रहना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपने हार्ट को बंद कर लेते हैं। और हम जो उन्होंने हमें जो कष्ट दिया है या हमें उनकी तरफ से जो परेशानी हो रही है, हम हर समय मन में वही बातें सोचते रहते हैं और अपने हृदय को बंद कर लेते हैं। हम उन बातों को भूलना नहीं चाहते हैं। तो हम जब यात्री जो होता है, वो बार-बार बीती बातों को भूलकर प्रेज़ेंट में आता है। भूल जाता है, भूल जाता है, फिर बीती बातों में उलझता है, लेकिन फिर वो प्रेज़ेंट में आ जाता है और वो ऑनेस्टली दूसरों में गुडनेस, अच्छाई देखना चाहता है कि इसके साथ में ठीक है मेरा संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें अच्छाई क्या-क्या है। और वो छोटी-छोटी बातें, जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उनको नज़रअंदाज कर देता है। वो उनको बाँध कर, अपने गाँठ बाँध कर मन में नहीं रखता है। तो मतलब वो ट्राई करता रहता है और कभी सफल हो जाता है, कभी असफल हो जाता है। वो आगे बढ़ता रहता है। जो मास्टर होता है, उसे ऐसा लगता है कि जीवन इतना मूल्यवान है और मैं आलोचना करके, दोषारोपण करके, किसी के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मैं क्यों अपना समय व्यर्थ गँवाऊँ? तो वो क्या करता है, वो उनके लिए भी प्रार्थना करता है कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। और वो हर जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में बहुत आनंद से जीता है और वो हँसी को अपना हथियार बना लेता है। और हँसना जो है, लाफ्टर जो है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब हम प्राकृतिक तौर से हँसते हैं, जब कोई उससे गलती भी हो जाती है, तो वो अपने ऊपर भी हँसता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने कैसे किया। तो वो जो मास्टर होता है, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है और हँसी-हँसी में हर चीज़ को निपटा लेता है, सहन कर लेता है। तो अगर स्टूडेंट हो, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, ताकि आपको वो जीवन के उतार-चढ़ाव समझने में मदद करे। और इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हार्ट हमारा बंद क्यों होता है? हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जब हमें प्रेम नहीं मिलता, जब हमें तिरस्कार मिलता है, जब हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल एक-दूसरे से चिपक जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी को बहुत डराया जाए, तो वो सिकुड़ जाता है। तो क्योंकि अच्छे अनुभव नहीं रहे जीवन में, तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, वो सिकुड़ कर एक-दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वो कहती है कि अगर ऐसा आपके जीवन में हुआ है, आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, कटु अनुभव ज़्यादा हैं, तो आपका जो हार्ट है या आपका जो बॉडी के सेल्स हैं, वो बहुत सिकुड़ गए हैं। तो आपको मसाज करानी चाहिए।
और आंखें बंद करके आप एक अच्छे थेरेपिस्ट से मसाज कराओ और अपनी बॉडी को कमांड दो कि यू आर सेफ, आई लव यू। तो धीरे धीरे जो आपके सेल्स हैं, जब वो किसी का स्पर्श, किसी का टच महसूस करेंगे, तो वो ओपन होना शुरू कर जाएंगे, ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके अंदर धीरे धीरे कोमलता आने लगेगी। और आप किसी ना किसी आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी ना किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाओ जो सेवा करती है, आध्यात्मिक कार्य करती है, और हंसी मजाक को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जैसे हंसी मजाक के कार्यक्रम देखो, ऐसे मूवीज देखो। और अगर आपको उपवास करना है, स्वयं को सुधार करना है, तो एक दिन ऐसा उपवास करो कि आज मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, आज मैं किसी को जज नहीं करूंगा, आज मैं सारा दिन बहुत हल्का-फुल्का रहूँगा, आज मैं किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लूँगा। तो ऐसे आप हर दिन एक-एक नए उपवास का अभ्यास कर सकते हो, और जब भी आपको लगे कि आपने उपवास तोड़ दिया है, तो वो जो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उससे धीरे-धीरे आपकी आदत में वो चीज़ें आने लग जाएँगी। हम ना चाहते हुए भी आज भी हम पुराने पैटर्न पर आ जाते हैं। अगर हम अवेयर होते हैं, तो हमारे अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो हमें उसी समय पता चल जाता है और हम उस थॉट को वहीं पर पकड़ लेते हैं। हम मुँह से उन शब्दों को फिर बाहर नहीं निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने आस-पास के लोगों में प्रेम देखो, उनके प्रकाश को देखो। जब आप अपने हृदय को खोलोगे, तो हमारा ये साइंस कहती है कि हमारा जो हार्ट है, इसमें हाइली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हमारा जो पूरा शरीर का तंत्र है, इसमें हमारा हार्ट एक ऐसा यंत्र है, जो हाइली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, झटकों को सहन कर लेता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं हार्ट की, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। तो जब हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हम हृदय से काम लेते हैं। तो हमारा जो हृदय है, वो एक ऊर्जा का भंडार है। तो अगर हम अपने हृदय को खोलते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों से प्रेम से बात करते हैं, तो हमारे हृदय की जो वो तरंगे हैं प्रेमपूर्ण, वो दूसरों को भी छूती हैं और हमारे माध्यम से प्रेम और प्रकाश बढ़ने लग जाता है। और जो मास्टर होता है, वो हमेशा सहनशील होता है, प्रेम करता है सबको, खुले दिल से सबकी प्रशंसा करता है, हर किसी में दिव्यता को देखता है और आनंदित रहता है, हँसी-खुशी में अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी कि गंभीरता ओढ़ कर नहीं रखता है, जीवन को हल्के-फुल्के से लेता है। तो हमें इसलिए अपने हृदय को खोलना चाहिए, और जितना हम हृदय को खोलेंगे, उतना हमारा जो हृदय का प्रेम है, जो प्रकाश है, उसकी जो स्पंदन है, वो दूसरों तक पहुँचेंगे और हम प्रकाश और प्रेम को धरती पर फैलाने का माध्यम बन जाएँगे। तो ये हमारा 10वां सबक है कि हम अपने हृदय को खोलें, और हमारा 11वां सबक है डिटैचमेंट। कि जैसे अगर हमें ट्रैवल करना है, तो हम उतना ही सामान लेकर जाते हैं जितना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। और आजकल तो आपने देखा कि आजकल तो आपको ऑयल चाहिए, क्रीम चाहिए या खाने का सामान चाहिए, तो इतने छोटे-छोटे पाउच जो मिलते हैं 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में, कि यूज़ एंड थ्रो, ताकि आपको बड़े-बड़े बॉटल्स कैरी ना करने पड़े, आपको एक्स्ट्रा सामान ना कैरी करना पड़े। तो हम अपने जो लगेज है, हमारे घर में इतनी हज़ारों चीज़ें हैं, हम सब चीज़ लेकर नहीं जाते हैं। हम बहुत ही ज़रूरी सामान, उसमें से भी हम कितना हल्का कर सकते हैं, उतना हल्का हम कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ट्रैवल करना है हमें, उसमें हमें आसानी रहे। तो इसी तरह से डिटैचमेंट है कि हम जीवन में, हमारी ये आत्मा यात्रा कर रही है, और अगर हम चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाएँगे, हम चीज़ों से चिपक कर बैठ जाएँगे, तो क्या होगा, जिस तरह से शरीर पर हम बहुत ज़्यादा वज़न लाद लें, मान लो मेरे को ट्रैवल करना है और मैंने 4-5 बैग भर के एक इधर डाल लिया कंधे पर, एक इधर डाल लिया, एक पीछे डाल लिया, एक मैंने हैंड बैग लटका लिया, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से ये आत्मा यात्रा कर रही है, और आत्मा के ऊपर अगर हम बोझ लाद देंगे बहुत सारा, तो उसकी भी यात्रा कठिन हो जाएगी। अब आत्मा के ऊपर हम बोझ कैसे लादते हैं?
ये समझने वाली बात है। तो उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि उनके एक उनके पास क्लाइंट आई, वो बहुत ही ज़्यादा धनी थी, इतनी ज़्यादा धनी थी कि पैसे का कोई अंबार का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन वो इतनी दुखी और डरी हुई थी कि उसे हर समय ये डर लगता था कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा पति मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो उसने अपने पति के पीछे जासूस लगा कर रखे हुए थे कि कहीं मेरा पति मुझे छोड़कर ना चला जाए, किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए। और अपने घर परिवार से, हर चीज़ से उसे इतना जुड़ाव था और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, एंग्ज़ायटी हो गई और असुरक्षा की भावना, खोने का डर कि कहीं मुझसे ये सब कुछ चला ना जाए, ये धन-दौलत ना चली जाए, मेरा पति ना छोड़कर चला जाए। तो वो बहुत दवाइयाँ खाने लगी और उसका शरीर खराब होने लग गया। तब जब वो इनके पास आई तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो आपका समस्या का कारण है, आपकी अटैचमेंट है। आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों से जुड़े हुए हो। और ये तो एक वास्तविकता है कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो ये जो हमने रास्ते में सामान इकट्ठा कर लिया है यात्रा का, ये हमें यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया है। तो हमें डिटैचमेंट का मतलब है कि हम चीज़ों का उपयोग करें, चीज़ें हमारा उपयोग ना करें। तो ये हमारा लेसन है, तो आप अपने हाथों से छोड़ना शुरू करो, लेट गो करना शुरू करो, देना शुरू करो। तो यहाँ पर एक बहुत बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी हमारी बहुत हेल्प करती है। बॉडी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द माइंड। कई बार ऐसा होता है, ये बुक में नहीं लिखा, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे चीज़ों को बहुत पकड़ने की आदत थी, बहुत कोई किसी ने कोई मान लो मुझे बर्थडे का कार्ड दिया, तो मैं सालों-साल तक उसे सँभाल के रखती थी। किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया और यूज़ करने की चीज़ है, मैं उसको यूज़ भी नहीं करती थी, उसको सँभाल के रखती थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ने दी, वो सालों-सालों मेरे अलमारी में पड़ी रहती थी। यूज़ भी नहीं करना है, किसी को देना भी नहीं है, उसका कोई यूज़ भी नहीं है, लेकिन अटैचमेंट है कि ये मुझे उसने दिया है। तो क्या होता था कि मैं जब ध्यान में नहीं आई थी और मेरे हाथों से चीज़ें छूट जाती थी। कभी गिलास गिर गया, कभी पेन गिर गया, कभी काँच का कप गिर गया, कभी काँच का गिलास गिर गया, ऑफ़िस में हूँ तो ऑफ़िस में कुछ गिर गया, मेरा मोबाइल बार-बार गिर जाता था। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि ऐसी क्या बात है, हर चीज़ मेरे गिर जाती थी और कई बार मुझे भाभी बहुत डाँटती थी कि हर समय ये कुछ तो तोड़ती रहती है और जितना वो कहती थी उतना ज़्यादा चीज़ें गिरती थी। तब तो ये सब लॉ चलते हैं, ये सब कुछ समझ नहीं आता था। तो वो एक फ़ियर भी हो गया कि अभी ये मुझसे छूट जाएगा और वो छूट जाता था। तो बस अब हो गया काम आज का। तो ऑफ़िस में भी ऐसा ही होता था। तो बाद में जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि मेरी जो आदत है चीज़ों को पकड़ने की, मेरी बॉडी मुझे मैसेज दे रही है कि छोड़ना सीख, लेट गो करना सीख। और जब मैंने उस लेसन पे काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ब्यूटीफुली वो चीज़ें मेरे हाथ से छूटना बंद हो गई। अब ये बॉडी हमें समझाती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर हम समझने की स्थिति में हों, अगर मैं ध्यान में नहीं आती तो क्या होता, मैं डरती रहती, किसी भी काँच की चीज़ को पकड़ने से डरती कि मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये चीज़ है तो मेरे हाथ से गिर ना जाए और वो ज़रूर ही गिर जाती थी और जो नहीं होना था वही होता था। तो लेकिन ध्यान में आने से मुझे जब ये समझ में आया कि लेट गो करना है, तो ये बॉडी मुझे सिखा रही है लेट गो कैसे करना है, तो सब कुछ ठीक हो गया। आज भी अगर मेरे हाथ से कभी चीज़ छूटती है, 1 बार छूटी, 2 बार छूटी, तो मुझे पता चल जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं लेट गो नहीं कर रही हूँ और जैसे ही मैं रिव्यू करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कोई बात या कोई चीज़ मैंने पकड़ी है और फिर मैं उसको लेट गो करना शुरू कर देती हूँ। तो उनका ये कहना है कि अगर आप स्टूडेंट हो इस डिटैचमेंट वाले लेसन को लेके, तो आपसे चीज़ें छूटती ही नहीं हैं। आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, आप चिपक कर रहना चाहते हो चीज़ों के साथ में और हमेशा सोचते रहते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा ना हो जाए और अपने जीवन के प्रति बहुत इनसिक्योर रहते हो कि मुझसे ये सब जो मेरे पास है, ये कहीं खो ना जाए मुझसे। तो आप इनसिक्योर रहते हो, आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो और अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप पुरानी बातों को क्षमा नहीं कर पाते हो और जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, वो नकारात्मक होता है। आप स्वयं को अपराधी महसूस करते हो, अपमानित महसूस करते हो, दोषी महसूस करते हो और
आलोचना हर समय करते रहते हो, स्वयं की भी और दूसरों की भी। तो आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप एक यात्री हो, तो जो भी आपके पास है उन चीज़ों की आप देखभाल करते हो, उनके प्रति उदार हो और आप दूसरों को भी वो देने का प्रयास करते हो कि जो मेरे पास है, वो दूसरों को भी मिले। और आप ज़िंदगी को अनुग्रहता से जीते हो, गंभीर नहीं होते हो और छोटी-छोटी चीज़ों को आप दूसरों को देने से आपको खुशी मिलती है। मतलब आप थोड़ा-थोड़ा डिटैच होना, लेट गो करना सीख रहे हो। लेकिन अगर आप मास्टर हो, आप आसानी से चीज़ों को लेट गो कर देते हो और आप चीज़ों को उपयोग करते हो लेकिन उसमें डूबते नहीं हो। आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर ये चला गया तो ईश्वर कुछ और देगा। हो सकता है इससे अच्छा आना हो इसलिए ये चला गया है और आप हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हो और स्वयं को सफल और समृद्ध महसूस करते हो और आपको ये भरोसा है डिवाइन पे कि मेरी ज़रूरतें अवश्य पूरी होंगी। चाहे मेरे पास कुछ है, चाहे नहीं है, मेरी ज़रूरतें अवश्य पूरी होंगी। तो हमें क्या करना है, अपने ब्लेसिंग्स को डेली गिनना चाहिए। और ब्लेसिंग्स ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरे पास घर बहुत अच्छा है, मेरे पास एसी है या मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ब्लेसिंग्स हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ब्लेसिंग्स के लिए हमारे पास इतना कुछ है। अगर हम ऐसा देखें सरफेस के तौर पे तो हमें लगता है इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, तो आपकी सुबह आँख खुली है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह नहीं उठे हैं। आपको सुबह फ्रेश हो गए आप, आपका मोशन क्लियर हो गया, ये भी एक ब्लेसिंग है। प्रकृति आपके शरीर में सही प्रकार से काम कर रही है, आपको भूख लगी है, ये भी एक ब्लेसिंग है। आपका खाना सही से पच रहा है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अगर हम काउंट करने बैठे तो इतने ब्लेसिंग्स हैं कि हम लिखते ही जाएँगे। लेकिन हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर होता है जो हमारे पास नहीं है। तो हमें ये डिटैचमेंट का लेसन सीखना है और उन्होंने एक बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है कि अगर आप खुद अपना निरीक्षण करो, अगर आपको लग रहा है कि आपसे चीज़ें नहीं छूटती, जैसे मुझे लगता था मुझसे नहीं छूटती हैं, मैं बहुत चिपक के रहती थी चीज़ों से। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपसे नहीं छूटती हैं, आपका नेचर है, तो आप किसी की अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में जब जाते हो, तब अपने अंदर ये मंथन करो कि वो क्या ले गया है। मैंने भी एक दिन ऐसे ही खाली हाथ जाना है। और अगर आपको ये अभ्यास करना है, आपको पता चल गया मेरा नेचर ऐसा है और आपको ये अभ्यास करना है कि मुझे छोड़ना है, मुझे लेट गो करना सीखना है, तो वो कहती हैं बहुत सुंदर एक्सरसाइज़ उन्होंने दी है कि आप एक ईंट ले लो, पत्थर ले लो बड़ा-सा। आपको मान लो अपने घर से बहुत प्यार है, अपनी प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है या आपको अपने गहनों से बहुत प्यार है या आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। जिस भी चीज़ से आपको बहुत प्यार है, उस पत्थर के ऊपर एक कागज़ चिपका दो और उसका नाम उस पर लिख दो कि ये मेरा घर है या ये मेरा मेरा गोल्ड है। जो भी जिस ये मेरी गाड़ी है, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उस पत्थर के ऊपर में आप वो पेपर चिपका के उस लिख दो कि मैं ये क्या चीज़ इसको आप ये चीज़ क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है। और आप सारा दिन जहाँ भी बैठो, जहाँ भी जाओ, उस पत्थर को साथ लेकर जाओ। उस पत्थर को छोड़ना नहीं है आपको। जहाँ भी आप चलो, जहाँ भी बैठो, जहाँ भी जाओ, वो पत्थर हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और शाम आते-आते तक आप इतना ऊब जाओगे कि ये वज़न मैं लेकर क्यों चल रही हूँ? तो आपका मन करेगा कि मैं उसे उठाकर फेंक दूँ। तो ये आप जब ऐसा करोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस को मैसेज चला जाएगा कि मुझे चीज़ों को छोड़ना है। और फिर जब आपको लगे कि आप छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप उस पत्थर को पानी में बहा दो। आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, जितना आपका ज़्यादा जुड़ाव है, आप और अगर पत्थर नहीं है, अगर आप इसको और ईज़ी करना चाहते हो, तो जैसे आप पेन है आपके पास, जानबूझकर पेन को गिरा दो। पेंसिल है, चीज़ों को गिराना शुरू करो अपने हाथ से और जैसे आप गिराओगे तो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाएगा कि मुझे पकड़ना नहीं है, छोड़ना भी है। तो आप डिटैचमेंट सीख जाओगे।
तो बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर बताया कि आपका अवचेतन मन जो है वो आपके इस विचार पर काम करने लग जाएगा और आप डिटैचमेंट सीख लोगे। और जब आपके हाथ से कोई ऐसे अगर कोई परेशानी है आपको बहुत, तो आप ये एक्सरसाइज तब भी कर सकते हो कि आप उस परेशानी को एक कागज ले सकते हो, एक पेन ले सकते हो, एक बॉल ले सकते हो, आप उसको हाथ में पकड़ो, ध्यान करो और आप ऐसा महसूस करो कि वो परेशानी रूपी बॉल आपके हाथ से छूट गई है और वो परेशानी आपकी दूर हो गई है। तो आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें लेट गो करना आ जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है, जो हम बार-बार डिस्कस करते आए हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने डिस्कस किया है, कि आपके पास जो भी है, उसका 1/10 आपको देना चाहिए स्पिरिचुअल वर्क के लिए। 10वां हिस्सा आपको ज़रूर आध्यात्मिक कामों में खर्च करना चाहिए और पुरानी चीज़ें आपके पास जो भी हैं, जो आपने कभी यूज़ नहीं की हैं और आपको लगता है यूज़ भी नहीं होंगी, उसे दूसरों को दो जो उनको इस्तेमाल कर सकें, किसी और के काम आ सकें। तो आप लाइटली ट्रैवल करोगे। आपकी आत्मा बोझ को लेकर ट्रैवल नहीं करेगी। और ऐसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं और भी देना चाहती हूँ कि मेरी मदर थी और उनकी जैसे सैलरी थी और सैलरी ज़्यादा होती नहीं थी उस समय और बहुत गिना-चुना हिसाब-किताब होता था घर का, तो वो हर चीज़ को बहुत सँभाल कर रखती थी। मतलब मैंने जब से होश सँभाली है, मैंने देखा उनके पास उस समय जो कोट था या जो उस समय के भी कपड़े थे, वो भी आज मैं 45 इयर्स की हो गई थी, तब भी उन्होंने वो सँभाल के रखे हुए थे और वो कभी उनको पहनती भी नहीं थी। वो रिवाज बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो देती भी नहीं थी, पहनती भी नहीं थी। और क्या होता था कि बचपन से जब से मैंने होश सँभाला, मैं देख रही थी कि उनके जो हाथ थे और पैर थे, वो जैसे ही वेदर चेंज होता था, उनमें स्वेलिंग हो जाती थी और वो स्वेल होके उसमें ब्लड आ जाता था और उनको बहुत तकलीफ होती थी। और बचपन से ही जैसे हम जम्मू रहते थे और वहाँ बहुत ठंड होती थी, तो सर्दियों में जैसे ही मौसम बदलता तो घर का सारा काम पापा करते थे। आटा गूँथना, बर्तन साफ करना कपड़े धोना, जो भी पानी का काम होता था, वो पापा करते थे और धीरे-धीरे उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया काम। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। और जब मौसम ठीक हो जाता था, वो ठीक हो जाती थी और ये कई सालों से मैं देख रही थी। और बहुत वो इलाज भी करा चुकी थी, बहुत दवाइयाँ खा चुकी थी। जब मैं ध्यान में आई और एक सबसे पहली बात तो ये हुई कि जब मेरी एस्ट्रल सर्जरी हुई विशाखापट्टनम में और प्रेमनाथ सर ने कहा कि आज से आपको लहसुन नहीं खाना है, तो मैंने घर आके मम्मी को बोला कि आप खाने में लहसुन मत यूज़ करना क्योंकि मैं भी खाती हूँ, तो फिर इसमें डाला है, इसमें नहीं डाला है, तो गलती से खाया जाएगा, तो आप डालो ही मत। तो एक तो लहसुन बंद हो गया और दूसरा मैंने उस समय लुइस एल हे की पुस्तक पढ़ी थी कि स्वेलिंग का मतलब है कि जगह नहीं है फिर भी आप ठूस-ठूस के भर रहे हो। मान लो अटैची है, उसमें जितना आना है उतना भर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर हम ठूस-ठूस के भरेंगे तो क्या होगा वो फूल जाएगी, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो उसने उसमें ये लिखा था कि अगर जो व्यक्ति हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल ना कभी उन्होंने की हैं, ना उन्होंने कभी करनी है, फिर भी उन्हें दूसरों को नहीं देते हैं, ठूस-ठूस कर रखते हैं, भर के रखते हैं और जगह खाली नहीं करते नई चीज़ के लिए, तो उनको स्वेलिंग होती है। मैंने पढ़ा एकदम से मुझे लगा कि ये तो म मम्मी के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और मैंने जाके उनको वो हिंदी में वो बुक लाके दी और मैंने उनको बोला, "आप ये स्वयं पढ़ो।" और उसको पढ़ के मैंने कहा कि अब आपको समझ आ जाए, तो आप ये बॉक्स खोलो जो आपने इतने सालों से भर के रखे हुए हैं और अपने हाथों से जो-जो चीज़ें काम की नहीं हैं, बिना अटैचमेंट के, कि ये तो मुझे वहाँ से मिला था, ये तो मेरी माँ ने दिया था, ये तो मेरे दहेज का है, ये सब कुछ मत सोचो। आप उसको दूसरों को दे दो जो आपने कभी यूज़ की नहीं है और आप करोगे भी नहीं। तो देखते हैं कुछ नुकसान तो होगा नहीं। तो उन्होंने जब वो खोला बॉक्स उसमें कई चीज़ों में तो कीड़ा भी लग गया था। जब खोला और खाली कर दिया और जो-जो काम का नहीं था वो दे दिया और नेक्स्ट जब वेदर चेंज हुआ तो उनको स्वेलिंग हुई ही नहीं। जो इतने सालों का मान लो समझो कि 35 सालों का 40 सालों की जो उनकी बीमारी थी, वो गार्लिक बंद करने से और जो अनावश्यक चीज़ें इकट्ठी की हुई थी, उनको देने से वो बिना दवाई के ठीक हो गई। तो ये डिटैचमेंट हमें सीखना है कि जो चीज़ हमें इस्तेमाल में नहीं कर रहे हैं, तो किसी को दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे ही जैसे हमें गिफ्ट मिलते हैं, अभी दिवाली आ गई है, तो सबको इधर से उधर से गिफ्ट मिलेंगे, तो क्या होता है गिफ्ट घूमते रहते हैं।
मुझे किसी ने दिया, वो मेरे काम का नहीं है, मैंने आगे किसी को दे दिया, उसने आगे किसी को दे दिया। तो हमें जो उपहार भी मिलते हैं, तो हमें उसको देना चाहिए जिसके वो काम का हो। अननेसेसरीली अपना वजन कम करने के लिए हम दे दें, हमें पता है ये काम का नहीं है, फिर भी हम देंगे, तो फिर वही प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। तो हमें डिटैचमेंट सीखना है, लेट गो सीखना है, ताकि हमारी जो आत्मा है वो लाइटली ट्रैवल कर सके और वो आसानी से अपना बैलेंस करके इस धरती पर से अपनी यात्रा पूरी करके जा सके। तो ये जो 11 नियम थे अभी तक के, ये हमारे पर्सनल थे कि हमें पर्सनल अप्लाई करने हैं लाइफ में, क्या क्या नियम हमें अप्लाई करने हैं। अभी जो आगे के 11 नियम हैं वो है कि वो डिवाइन लॉज हैं, जैसे हमने पहले स्पिरिचुअल साइंस में भी किया था। तो वो डिवाइन लॉज हैं जो अपना काम कर ही रहे हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने, चाहे हम उन्हें समझें या ना समझें। तो सबसे पहला जो लॉ है उसमें 12 नंबर का जो लेसन है सोल का, ऑल इज इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी हो रहा है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से जीवन में नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली प्लान्ड इन द एस्ट्रल वर्ड्स, और वो नीचे आती है। जैसे आज हम कोरोना का टाइम भी देखें तो अचानक से कोरोना आ गया, ऐसा नहीं है। ये ब्यूटीफुली एक प्लान है डिवाइन कि कैसे धरती का ऊर्जा चेंज होगा, कैसे शिफ्ट होगा। तो ये हर चीज डिवाइन प्लान से है। और कई बार हमें लगता है कि इसमें डिवाइन प्लान क्या है, इसमें तो इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की जान जा रही है, इसमें डिवाइन प्लान क्या है। लेकिन अगर हम अपनी इनर कमेंट्री को बंद करें और हम ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर गया है, तो ये उसकी आत्मा का चुनाव था। ये उसका प्लान का पार्ट था कि उसे इस समय इस कारण से शरीर छोड़ना था। तो जैसे-जैसे हम देखेंगे, तो हमें वो जो पर्दे के पीछे का जो चीज़ है, वो समझ में आने लगेगा। जो हमें खुली आँखों से दिखाई दे रहा है, वो असत्य है, अधूरा सत्य है, बहुत कम है वो। लेकिन जब हम पीछे जाकर देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें और हो सकती हैं, तो हमें पता चलेगा हर चीज़ डिवाइन ऑर्डर से चल रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या उग्रवादी भी डिवाइन ऑर्डर से चल रहे हैं? यस, वो भी डिवाइन ऑर्डर से चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बुक्स पढ़ी हो, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन है, सेलेस्टियन प्रोफेसी है, ये जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें लिखा है आज धरती जिस जगह पर पहुंची है, ये लाखों साल पहले की योजना के अनुसार चल रहा है कि ह्यूमन को किस इवोल्यूशन के स्टेज तक लेकर जाना है, उसमें कौन-कौन लोग अपना योगदान करेंगे, कैसे-कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिवाइन ऑर्डर से था। नेगेटिव फोर्सेस भी फ्री जोन था ये फ्री पोर्ट था। अर्थ जो था ये फ्री पोर्ट था। डिवाइन फोर्सेस भी आ सकती हैं या नेगेटिव फोर्सेस भी आ सकती हैं। तो अभी तक 2000 तक यहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस भी आते रहे, और नेगेटिव और जो डिवाइन फोर्सेस थे उनमें आपस में युद्ध होते रहे। और उसके बाद में ये गेट बंद कर दिया गया। जो गैलेक्टिक फेडरेशन थी, अगर किसी ने पत्री जी को सुना होगा, तो गैलेक्टिक फेडरेशन में ये हुआ कि अब धरती पर नेगेटिव फोर्सेस के जाने का गेट बंद कर दिया और धरती को पैराडाइज बनाना है। पैराडाइज बनाना है, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि नेगेटिव फोर्सेस के आने का, जो अरब कंट्रीज की ओर से ये उग्रवादी नेगेटिव फोर्सेस आती थी, वो द्वार बंद कर दिया गया। अब ये फ्री पोर्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिव फोर्सेस ऐसा नहीं आ सकती हैं। तो जो ऑलरेडी आ चुके थे, वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो गए। तो नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन उनका रेशो जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिविटी अभी आप देख रहे हो धरती पर कितनी बढ़ रही है। लोग ध्यान कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो ये सब कुछ ब्यूटीफुली डिवाइन प्लान से है। और चाहे हमें पता चले या ना पता चले, ये सब कुछ हो डिवाइन प्लान से रहा है। तो इसमें उन्होंने एक केस स्टडी बताई है कि एक मिलिट्री ऑफिसर था। उसने कई जन्मों तक मिलिट्री में रहकर काम किया, युद्ध किए, खून-खराबा देखा और सब लड़ाई के सारे पहलू देखे। और फिर उसको एक बार लगा कि बस अब और नहीं। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट जो लाइफ प्लान किया, उसमें उसने लोगों को प्रेम के बारे में बताना शुरू किया, इमोशंस के बारे में बताना शुरू किया। और
उनको ये जब इन्होंने उसका एनर्जी रीड करा तो इनको पता चला कि इसकी आत्मा ने ऐसा प्लान किया है कि बहुत युद्ध हो गया, सब कुछ मैंने देख लिया, अब मुझे प्रेम फैलाना है धरती पर, प्रेम का संदेश देना है। तो उसको नहीं पता कि उसकी आत्मा का ये प्लान है, लेकिन वो वैसा करने लग गया। ऑटोमेटिकली उससे वैसा होने लग गया। तो हमें मन के स्तर पर इन चीज़ों को समझना कठिन है, लेकिन आत्मा की यात्रा में हर चीज़ डिवाइन प्लान से हो रही है। जो आत्मा अ, नेगेटिव चीज़ों में उलझी हुई है, वो इस लाइफ में वही एक्सपीरियंस लेने आई है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि एक उनका क्लाइंट था और वो अपने बेटे को लेकर आई और उस उन्होंने बताया कि ये जो मेरा बेटा है, ये बहुत उदास रहता है। इसकी उम्र बहुत छोटी है, अभी ये 7-8 साल का है, लेकिन ये जीवन से बिल्कुल उदास रहता है। खाना दे दिया तो खा लेता है, माँगता नहीं है, नहीं दिया तो नहीं खाता है। कुछ भी करने का इसका मन नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है। तो जब इन्होंने देखा और उसको एनर्जी को रीड करना शुरू किया, तो इनको पता चला कि पिछले जन्म में ये बौद्ध भिक्षु था। और भिक्षा माँगकर खाता था, जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला नहीं खाया और कोई ऐसा काम था नहीं, तो संसार से उदास और वैराग्य में जीवन बिताया और वो जो इमीडिएट लाइफ थी, उसका इस लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इस लाइफ में भी वो यही कर रहा था। उसके अंदर एंथुसियाज़्म नहीं था कि मुझे जीवन जीना है। तो इस जन्म में उसने ऐसी माँ का चुनाव किया, जो उसको गाइड कर सके। तो उन्होंने सोनिया के माध्यम से उसका पास्ट लाइफ देखकर उसको गाइड करना शुरू किया और धीरे-धीरे वो बहुत जल्दी 2-4 साल में ठीक हो गया और सही से उसने लाइफ में बैलेंस जो सीखने आया था, वो लाइफ को बैलेंस कर लिया। तो अगर आप इस लेसन को लेके स्टूडेंट हैं, तो आपको लगता है दुनिया रहने लायक है ही नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है, ये दुनिया ही खराब है, तो आप एक विद्यार्थी हो। और अगर आप नौसिखिए हो, तो आपको लगता है कि कभी तो लगता है हाँ, सब कुछ तो डिवाइन प्लान, लेकिन जब कुछ गलत होता है, तो लगता है ये कैसे हो सकता है? सब सही चल रहा है तब तो ठीक है, भगवान कर रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है तो हम एकदम से हट जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये डिवाइन प्लान कैसे हो सकता है? तो तब हम एक नौसिखिए हैं और अगर हम यात्री हैं, तो हमें ये पता है कि जो हमने दिया है वही वापस आया है। हम सेंटर्ड होकर हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति में कुछ चीज़ें देखते हैं और सीखना शुरू करते हैं और इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है और हमें लगता है कि सृष्टि अच्छी है, जो भी हो रहा है सही है। और अगर हम मास्टर हैं तो हमें ये पता है कि ये लाइफ, ये जीवन एक पाठशाला है पृथ्वी और यहाँ पर आत्मा सबक सीखने आई है और हमें दूसरों के प्रति करुणा होती है। हम कल्याण का काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, स्वयं ज़िम्मेदारी लेते हैं कि मेरी मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है, शांत रहते हैं और आस-पास जो भी हो रहा है उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें अगर हम अपने इस सबक के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें अपने जो आँखों से दिखाई दे रहा है, उसी पर भरोसा नहीं करना और गहराई से सीखना है और हमें अपने जीवन में उन पहलुओं को देखना है, जहाँ बार-बार समस्या आती है। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ बार-बार हमारे सामने आती है। मान लो कि जैसे मैं ट्रैवल करती थी, तो हमेशा मेरा पर्स चोरी हो जाता था। समझ नहीं आती थी कि सब कुछ सही है तो पर्स चोरी हो जाता था। तो धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया कि मुझे इससे कुछ लेसन लेना है। क्या लेसन लेना है? तो वही मेरा लेसन था अटैचमेंट। पैसे से बहुत लगाव था। मैं जितना सँभाल के रखती थी उतना मेरा पर्स हर थोड़े दिन बाद मेरा पर्स चोरी हो जाता था। तो मुझे पता चला कि मैं बहुत अटैच हूँ पैसे से। और फिर धीरे-धीरे मैंने उस अटैचमेंट को कम किया, अपने हाथों से खर्च करना शुरू किया, लोगों को गिफ्ट देने शुरू किए। तो धीरे-धीरे वो अटैचमेंट कम हुआ और फिर मेरा वैसा एक्सपीरियंस होना बंद हो गया। लेकिन जब तक मैं वो लेसन नहीं सीख रही थी, मेरे साथ बार-बार वही होता था। तो हमें हमारे साथ बार-बार अगर कोई चीज़ होती है, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ से कुछ सीखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आस-पास सब अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को याद करो जब सब कुछ अच्छा हुआ। जैसे कहते हैं ना कि पहले लगा था
कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन एंड रिजल्ट जो निकला वो अच्छा ही निकला। तो ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ तो आपको कठिन समय में भी लगेगा कि इसका अंत अच्छा ही होगा। और स्वयं पर और नेचर पर विश्वास रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा, और सरफेस पे मूल्यांकन ना करें। और हर कठिन परिस्थिति में आप अपने हायर सेल्फ से हेल्प मांग सकते हैं, और कभी भी बुरा ना सोचें और आनंदित रहें, और खुले दिल से चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ें, और मास्टर से मदद मांगते रहें, और जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करें कि अगर मुझे जीने का हक है तो दूसरों को भी जीने का हक है। और हर जो भी हो रहा है वो प्रकृति डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, और उस डिवाइन ऑर्डर पर हम भरोसा रखें। और कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये डिवाइन ऑर्डर कैसे हो सकता है। तो मैं पिछली बार लद्दाख गई थी पत्री सर के साथ, और मैं यहाँ से बहुत खुश होकर गई कि हाँ मैं भी पेंगुइन लेक जाऊंगी, घूमूंगी। और वहां जाकर मेरी तबीयत खराब हो गई, और ऐसा हो गया कि मैं सब लोग चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। सबने मुझे कहा कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ है और तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, तो तुम नहीं जा सकते हो, लोगों को बहुत वॉमिटिंग आती है, बहुत मुश्किल है, तो मत जाओ। तो मैं वहां नहीं गई। तो सोच रही थी कि मैं तो यहाँ घूमने आई थी, और फिर दोबारा कब आना होगा कि नहीं आना होगा। तो मैं भी पेंगुइन लेक देख लेती तो अच्छा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो नहीं गई, मैं उस दिन वहां पर रही। और जब मैं खाना खा के लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, तो वहां पर दिल्ली से एक मैडम गई थी, वो मतलब हमारे ग्रुप में ही थी। बहुत बार मुझे आमना सामना हुआ, मिली, लेकिन बात नहीं हुई। तो उस समय वो भी वहां पर थी, वो आकर मेरे पास बैठ गई, और ऐसे ही बातें होने लग गई, क्योंकि हम दोनों अकेले थे वहां पर। तो बातें होने लग गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके परिवार में कौन कौन है, मैंने उनसे पूछा। तो वो एक गवर्नमेंट ऑफिस दिल्ली में है, कृषि भवन में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां से रिटायर हुई थी। और मैंने उनको बोला मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिस में थे, और मुझे पेंशन के लिए अप्लाई करना है। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कोई बताने वाला नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनका ऑफिस कौन सा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपने पेपर दिखाओ। तो मेरे पास मोबाइल में कुछ पेपर थे, मैंने उन्हें दिखाए। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया कि एक तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड पर आप अपने फादर का जो घर है वो एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो ये केस नहीं आगे बढ़ेगा। तो आप सबसे पहले एड्रेस चेंज कराओ। उन्होंने मेरा एड्रेस चेंज कराया, जबकि मैं रहती थी वहां भी, और पूरा प्रोसेस बताया कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे होगा, और उन्होंने बोला मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की दिल्ली आकर भी, जहाँ-जहाँ मामला कुछ अटक जाता था, नहीं समझ आता था, तो वो बहुत हेल्प करती थी। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं ठीक होती और मैं घूमने चली जाती, तो मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती। और इनसे मुलाकात नहीं होती तो मुझे वो प्रोसेस समझ में नहीं आता, और मैं एज़ इट इज़ जो मेरे पास पेपर थे, जो मेरे आधार कार्ड था, मैं उसको अप्लाई कर देती, तो फर्स्ट शॉट में ही केस जो था वो रिजेक्ट हो जाता। तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो एक डिवाइन प्लान था, और मैं ठीक भी हो गई अगले दिन। तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो मुझे नेचर ने रास्ता दिखाना था, एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये सब हुआ मेरे साथ। तो कई बार हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। और हमें इसलिए भरोसा रखना है कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करेंगे, और अपने भीतर जाकर ये देखेंगे कि कठिन परिस्थितियाँ जब-जब जीवन में आई, उनसे मैंने क्या सीखा? अंत में उनका परिणाम कितना सुखद रहा। चुनौतियों ने मुझे निखारा है, मुझे ऊपर उठाया है, मुझे उभारा है, मेरी आत्मा की शक्ति को जागृत किया है। जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी हमारे आस-पास हो रहा है, वो सब एक डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है। कुछ भी ब्रह्मांड में
क्योस नहीं है कि अचानक यहाँ वहां से कुछ हो गया। इतना सुंदर ताना बाना बुना हुआ है नेचर ने, सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति आपको मिल जाता है और आपके लिए कोई द्वार खुल जाता है। ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द हेवनली प्लान। I am divinely protected. I am surrounded by divine energies. कितनी कठिन परिस्थितियों में भी प्रकृति ने मुझे सकुशल निकालकर पुनः खड़ा कर दिया। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और अपने चेहरे से हाथों को हटा लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट हम 30 नंबर लेसन पर चलते हैं। उनका कहना है कि रिवर्स योर परसेप्शन। अपने जो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके विपरीत भी सोचना शुरू करें और आपने जितनी जल्दी चीजों को क्रिएट किया है आप उतनी जल्दी ही चीजों को डिसक्रिएट भी कर सकते हो। आपको लगा कि ये तो सही नहीं सोचा मैंने, ये तो मैंने सही क्रिएट नहीं किया, यू कैन रिवर्स दैट परसेप्शन, यू कैन रिवर्स दैट क्रिएशन। तो हम चीजों को डिसक्रिएट भी कर सकते हैं। और कई बार हमें लगता है कि अब कैसे होगा, अभी तो समय बीत गया है, अब तो बहुत टाइम निकल गया है, अब तो एज बहुत हो गई है, तो हम पुरानी धारणाओं और मान्यताओं के हिसाब से फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्लाइंट के बारे में बताया कि 12 साल उसकी शादी को हो चुके थे और उसको बहुत शौक था स्टार बनने का, लेकिन वो उसका जो रिलेशन था अपने हस्बैंड के साथ में इतना टफ रिलेशन था कि वो पूरा टाइम इमोशनल पेन से गुजरी। उस समय जब जवानी थी वो स्टार बन सकती थी, वो दुख उसके मन में रह गया कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई हूँ और ये शादी भी सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरा पूरा टाइम जो था वो वेस्ट हो गया। तो वो बहुत दुखी थी और उस समय उसकी एज 46 हो चुकी थी और वो सोनिया के पास आई और बहुत निराश थी। तो उसने कहा कि मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया है, जवानी में जब मैं कुछ कर सकती थी तब मैं कर नहीं पाई और इतना टफ रिलेशनशिप रहा है, अब मुझे उससे छुटकारा मिल भी गया तो क्या, अब तो कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी एज हो गई है। उसको मॉडलिंग करने का, एक्टिंग करने का बहुत शौक था और तब सोनिया ने उसको बताया कि तुम अब भी कर सकती हो, तुम जो चाहो अब भी कर सकती हो और तुम सीखो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे अंदर आज भी वो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर आज भी वो कला है, आज भी वो तुम्हारा एम्बिशियस है, आज भी तुम उसे पूरा कर सकती हो। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम करके ट्राई तो करो। कुछ नहीं हो सकता ये सोचकर बैठने से, दुखी होने से तो कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा है तुम कुछ करने का प्रयास करो और उस दिशा में काम करो जो दिशा तुम्हें, जिस दिशा में तुम्हें जाना था उसके लिए प्रयास करो। तो उसे लॉ ऑफ रिवर्सल का बताया कि अब जीवन में आप लॉजिकल माइंड से चीजों को मत सोचो, आप अपने हायर सेल्फ को सौंप दो कि अब मुझे वो गाइड करे। तो उसने कहा ठीक है और उसने कुछ कम सीखना शुरू किया, एक्टिंग और मॉडलिंग करनी शुरू की, ट्रेनिंग लेनी शुरू की और बहुत जल्दी ही
अपने जब विचारों, अपने जब जो उसका क्रिएट करना चाहती थी, जो मॉडल बनना चाहती थी, जो वो स्टार बनना चाहती थी, वो उस थॉट पर काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसे कमर्शियल एड्स मिलने शुरू हो गए और उसने शो करने शुरू कर दिए और जिन चीज़ों से वो डर रही थी कि ये कैसे होगा और उस एज में आकर भी वो सुपरस्टार बन गई। तो कई बार हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर हम मेहनत करना शुरू करें, हमने जैसे क्रिएट किया है वैसे डिसक्रिएट कर सकते हैं। जो हमें जीवन में चाहिए जब हम उसकी कल्पना करने लग जाते हैं, उस दिशा में प्रयास करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें जीवन में होने लग जाती हैं। जैसे लुइस एल हे के बारे में आपने जाना है कि 70 इयर्स की एज में उन्होंने डांस सीखा और अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा और उसमें वो कामयाब हो गई। तो कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीख नहीं सकते या हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारी जो धारणा है कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब कौन करेगा, अब कैसे करेंगे, तो उससे हम बाहर आकर उसका विपरीत सोच सकते हैं। जैसे एक चीज़ यहाँ पर ये भी उन्होंने बताई कि जैसे एक जो उनका क्लाइंट था उसको कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स ने बोला अब तो ये ठीक नहीं हो सकता है, ये अभी स्टेज क्रॉस हो गई है, सर्जरी भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है और ये ठीक नहीं हो सकता। तो इन्होंने बताया उसको कि जब चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, तब लॉ ऑफ रिवर्सल काम करता है। जिस समय आपको लगता है सब द्वार बंद हो गए हैं, तब भी अचानक कोई दरवाज़ा खुल जाता है और जीवन बदल जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो चीज़ें तुम्हें डरा रही हैं, कई बार वो तुम्हारे लिए उसके पीछे कोई उपहार छिपा होता है और वो अचानक से आपके सामने आ जाता है। तो जब इन्होंने उसके साथ काम किया, उस व्यक्ति के साथ में, उस क्लाइंट के साथ में, तो उसने अपने कल्पना शक्ति को रिवर्स करके जो डॉक्टर बता रहे थे कि वो ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, उसके ऊपर काम करके कल्पना करनी शुरू की और कुछ ही समय में अपना कैंसर ठीक कर लिया। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो दुनिया आपको बता रही है उससे हटकर सोचें, सोच सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। तो दुनिया से हटकर सोचें और स्वयं से प्रेम करना शुरू करें। और इसी लेसन को लेकर अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हमें लगता है हम ही सही हैं, हम दूसरों की सुनते ही नहीं हैं। एक ऐसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, डॉक्टर गलत हैं क्या? आप ज़्यादा समझदार हो गए, तो हम सुनते ही नहीं किसी की बात, तो हम स्टूडेंट हैं। अगर हम नौसिखिए हैं, तो नकारात्मक विचार बदलना अच्छा है, बदले जा सकते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे नहीं होता। हम सोचते हैं सकारात्मक, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, तो फिर हम चिंता करने लग जाते हैं और उसका प्रयास नहीं करते उससे बाहर आने का। बुद्धि के तल पर सोचते हैं, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता। अगर हम यात्री हैं और जब हमारे विचार काम नहीं कर रहे, जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं, तब हम उसमें फँसते नहीं हैं। हम रास्ते ढूँढने का प्रयास करते हैं और उन रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो हम एक यात्री हैं और अगर हम मास्टर हैं, तो अप्रसन्न परिस्थितियों में हम घबराते नहीं हैं, हम अपने आप को दुखी और पीड़ित नहीं समझते हैं, हम तत्क्षण उनको बदलने का भी प्रयास नहीं करते कि नेचर मेरी हेल्प करे और सब कुछ एकदम से बदल जाए। हम अपना पुनः अवलोकन करते हैं कि मुझे क्या सीखना है, ये प्रकृति मुझे क्या सिखा रही है, मेरा आत्मा का कौन-सा इसमें लेसन है और हम क्रिएटिव रास्ते ढूँढते हैं उससे बाहर आने के। और यहाँ पर एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं बांसवाड़ा ध्यान प्रचार के लिए गई थी 2017 में। 7 दिन का मेरा ट्रिप था, वहाँ पर बहुत सुंदर पिरामिड बना हुआ है, साईं बाबा ट्रस्ट है वहाँ पर, उन्होंने वो पिरामिड बनाया है। पत्री सर ने उसका इनॉग्रेशन किया और 40 बाय 40 का बहुत सुंदर पहाड़ी के ऊपर पिरामिड है और उन्होंने मुझे बुलाया था ध्यान प्रचार के लिए। तो काफ़ी सारे ध्यान सेशन हुए और एक व्यक्ति आते थे ध्यान में और वो आते ही ध्यान में बैठ जाते थे और उनका बैठना देखकर मुझे लगता था कि ये ध्यान करते हैं। ये ध्यान में इतने गहरे उतर जाते हैं,
तो जरूर ध्यान का संबंध है इनके जीवन से। तो बाद में मुझे पता चला कि वो राजस्थान आकाशवाणी के डायरेक्टर थे और उन्होंने वहां मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और वहां जब मैं गई तो उनका जो एक एम्प्लॉई था उसने मुझे बताया कि इनका जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत चमत्कारिक जीवन है, आप इनसे इनके लाइफ एक्सपीरियंस सुनिए। तो मैंने उनको कहा कि सर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप अध्यात्म में कैसे आए, आपकी क्या रुचि है अध्यात्म में। तब उन्होंने जो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि 4 साल पहले उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनकी वाइफ बहुत घबरा गई, रोने लग गई कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं और कैसे होगा, क्या होगा मेरा। तो इन्होंने उसको बहुत समझाया कि देखो, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं इसलिए हमें अभी बच्चे अपने आप समझ जाएँगे और बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे और बहुत जल्दी समझदार हो जाएँगे, ये तो अच्छा ही हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और आकर तुमसे बात करता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। तो वो मंदिर गए और वहाँ जाके उन्होंने प्रसाद कराया और साईं बाबा के आगे प्रार्थना की कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा दे सकता हूँ। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी परीक्षा के लायक समझा कि मैं इतनी बड़ी चुनौती को हैंडल कर सकता हूँ। और वो धन्यवाद करके घर आके उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और अभी ठंड के दिन आ गए हैं और हमें थेरेपी कराने में, इलाज कराने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसमें गर्मी का मौसम होता तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती और बच्चे भी बहुत जल्दी सँभल जाएँगे और बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे और मैच्योर हो जाएँगे बच्चे। जो हम नहीं सिखा पाए, बच्चों को नहीं सिखा सकते थे जल्दी, अपने आप बाबा ने बच्चों को सिखा दिया। तो उनकी बातें सुन के मुझे इतनी हैरानी हुई कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में भी कोई जाकर ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है कि तूने जो मुझे दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसीलिए हमें दूसरों के अनुभव सुनने चाहिए। सुनने से हमें बहुत हमारा जो दिमाग है वो खुलता है। और हमारा अहंकार कम होता है और हमें लगता है कि जो चीज़ें हमें कठिन लग रही हैं कि इतनी नकारात्मक स्थिति में हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं, ये कल्पना की बात नहीं है। तो हम अपनी स्वचालित आदतों से बाहर आएँ, जो हमने धारणाएँ बनाई हुई हैं, उनसे हम बाहर आएँ और हम हर दिन एक आदत को बदलने का प्रयास करें। तो धीरे-धीरे हमारे जो सबकॉन्शियस के पैटर्न हैं, जो हमारी सेट आदतें बनी हुई हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उन आदतों को बदलने में सफल हो जाएँगे। और हर दिन एक नई चीज़ को बदलें, एक नया विचार अपनाएँ और कभी-कभी अपने घर को नए ढंग से व्यवस्थित करें। तो उसमें भी आपको अच्छा लगेगा और आपका मन जो है वो विस्तृत होगा और आप जो चाहते हैं उन चीज़ों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, ये तो वो बार-बार कह रही हैं और आप बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, अपनी दिव्यता पर भरोसा रखें, अपने विचारों को बदलें और जब भी कोई आपसे नकारात्मक बात करता है, तो आप इमीडिएटली उस बात के टॉपिक को चेंज करके सकारात्मक हो जाओ और अपनी स्वेच्छा से अपनी सोच को बदलो और अपने जो आपको जीवन में चाहिए वो क्रिएट करना शुरू करो। तो ये हमारा 13 नंबर का लेसन है और हमारा 14 नंबर का लेसन है मृत्यु को स्वीकारें। ये सबसे टफ लेसन लगता है। जिस चीज़ से सब लोग ज़्यादा डरते हैं, वो मृत्यु ही है। मृत्यु का नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन मृत्यु एक वास्तविकता है, मृत्यु एक सच्चाई है। हमने पहले भी नो डेथ में भी ये चीज़ सब्जेक्ट डिस्कस किया था। तो इसमें उन्होंने बताया कि एक एडवेंचर करता था, एडवेंचर प्रेमी था और वो हर समय कुछ ना कुछ उसको नया करना है, कुछ ना कुछ एडवेंचर करना है। तो एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो किडनियाँ हैं, किडनी जो है वो खराब हो जाती हैं और उसे अपेंडिक्स भी हो जाता है और उसका पूरा जो करियर है उसपे स्टॉप लग जाता है। अब वो जो एडवेंचर कर रहा था, जो अपना इतना सब कर रहा था, उसपे एक फुल स्टॉप लग जाता है।
और जब वो बीमार होता है बेड पर लेटे-लेटे उसको लगता है कि हम तो एनर्जी बीइंग्स हैं, हम अनलिमिटेड हैं और हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और ये नेचर ने मुझे एक पॉज़ दिया है, एक मौका दिया है कि मैं मनुष्य जीवन की संभावनाओं को समझूँ। मैं जो अपने शरीर को एक अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा था, एडवेंचर्स में जा रहा था, तो ये मेरा लेसन है कि मुझे इस दिव्य शरीर की दिव्यता को महसूस करना है। तो उसने अपना फिर पूरा जीवन जो था उसको बदल लिया और अपने जीवन की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझकर सही मायने में जीना शुरू किया। तो ये हमारा लेसन है। तो क्या होता है, मृत्यु जो होती है, वो हमें लाइफ में बहुत बड़े-बड़े लेसन सिखाती है। इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं कि जब हम मृत्यु के पास जाकर वापस आते हैं, तो हमारा जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तब हम सही मायने में जीवन की कदर करने लगते हैं। जैसे एक पुस्तक है अनीता मूरजानी की, डाइंग टू बी मी। उसमें भी जब उन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखा और फिर वो उससे बाहर आई, तो उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो मृत्यु को हमें स्वीकार करना है, मृत्यु से डरने की बात नहीं है। और अगर हम इस लेसन को लेके स्टूडेंट हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते मृत्यु। हमें किसी की मृत्यु सुन के डर लगता है और हमें ये सोचकर भी डर लगता है कि एक दिन हम भी सब कुछ छोड़कर चले जाएँगे और हम मृत्यु के नाम पर बहुत रोते हैं। और अगर हम इस लेसन को लेके नौ सीखे हैं, तो हम जानते हैं शरीर अस्थाई है, लेकिन फिर भी कोई जाता है, तो हमें बहुत दुःख होता है, हम रोते हैं और हम मृत्यु के विचार को भूलना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाना चाहते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और अगर हम यात्री हैं, तो हम शरीर के पार आत्मा को देखने लग जाते हैं। हमें हैरानी होती है कि हमने कितने जन्म लिए हैं, आत्मा ने जन्म-मरण के कितने साइकिल पूरे किए हैं। मृत्यु को लेके ज़्यादा भावनात्मक नहीं होते हैं। हम हर एक की लाइफ जर्नी में आनंद को ढूँढते हैं और नए तरीके से चीज़ों को देखते हैं और अगर हम मास्टर हैं, तो हमें मृत्यु का कोई डर नहीं है। हर दिन, हर पल हम जीवन की नई शुरुआत करते हैं। हम भूतकाल से और चीज़ों से चिपकते नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएँगे, तो हम ज़्यादा जो बातें करते हैं, वो आत्मलोक की बातें करते हैं, उच्च लोकों की बातें करते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर आप विद्यार्थी हो, तो आप मृत्यु के बारे में पुस्तकें पढ़ो ताकि आपका ज्ञान बढ़े। और आप एक सूची बनाओ कि आपके जो लोग चले गए हैं जीवन से, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। और अगर आप नौसिखिए हो, तो मृत्यु के प्रति आपकी क्या भावनाएँ हैं, उसके बारे में लिखो। तो आपको मृत्यु को समझने में मदद मिलेगी और आपको जीवन रहते ही अपने प्रियजनों की कदर करनी आएगी। आप उनके साथ समय बिताएँ अपने परिवार के साथ और किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि ये पति है तो इसका तो काम करना ही करना है। ये पत्नी है तो इसका तो फर्ज़ ही बनता है घर के काम करना। किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। हर किसी के साथ में प्रेम का संबंध बनाएँ, एप्रिशिएट करें, उनकी कदर करें समय रहते। बाद में वो चला जाए और उसको याद करके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन रहते, समय रहते उनके साथ समय बिताएँ और उनकी कदर करें। और अगर यात्री हैं, तो आप इस लेसन को लेकर जिनसे आपका मनमुटाव है, आप उनसे भी बात करना चाहते हैं, आप उनसे भी संपर्क बनाते हैं और अगर आप मास्टर हैं, तो आपका अगर कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है या आपने कोई अपने पास्ट लाइफ्स देखे हैं, तो आप वो दूसरों के साथ शेयर करते हो और ये सबको समझाते हो, बताते हो कि इस लोक और उस लोक के बीच में मृत्यु एक पर्दा है और जब हम पर्दे के पार देख लेते हैं, तो हमारा मृत्यु का डर दूर हो जाता है और हम निडर होकर जीते हैं। तो हमें इस मृत्यु के लेसन को भी स्वीकार करना है, समझना है, जानना है, सीखना है। तो ये हमारे 40 लेसन पूरे हो गए हैं और आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ पर हम फिर 1 मिनट के लिए आँखें बंद करते हैं और आँखें बंद करके
स्वयं को फिर याद कराते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। वो आत्मा जो जन्मों जन्मों की यात्रा में अनुभव सीख रही है। कई बार वो जन्म ले चुकी है, कई बार वो मृत्यु को चख चुकी है। कि मृत्यु ऐसा ही है जैसा प्रतिदिन हम शरीर के वस्त्र बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। मृत्यु एक नई शुरुआत है। प्रकृति में हर पल मृत्यु घटित हो रही है। जिस क्षण से हमारी सांसें शुरू हुई हैं, उस क्षण से मृत्यु हमारे साथ ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हर दिन हमारे शरीर के अणु, सेल्स मर रहे हैं, शरीर से बाहर जा रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। जीवन और मृत्यु का खेल हमारे भीतर और हमारे बाहर चारों तरफ हर पल चल रहा है। इस सारी खेल में, इस सारे खेल में जो नहीं बदलता वो है आत्मा। इसलिए बार बार स्वयं को याद कराते रहें, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। आना और जाना, जन्म और मृत्यु आत्मा का एक खेल है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है और फिर उन्हें तोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा शरीर रूपी खिलौनों से खेलती है, फिर उन्हें तोड़ देती है और नया खिलौना, नया शरीर धारण कर लेती है। जिस जीवन में आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, स्वयं की वास्तविकता को जान लेती है, फिर आना जाना, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाती है। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपनी आत्मा के प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। इस जीवन यात्रा में अपनी आत्मा को बहुत ही हल्का रखें ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके। उसके ऊपर अनावश्यक कर्मों का बोझ, चीजों का बोझ ना डालें। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और अपनी हथेलियों के बीच पर अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।